ओके गाइस, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने साइंस के डेमो क्लास को पढ़ा और साइंस के डेमो क्लास को मुझे आपके पढ़ाने का एक ही उद्देश्य था कि आप अपने कंपटीशन के सिलेबस को समझ सकें तथा साथ ही साथ आप ये भी समझ सकें कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी ये टर्म कहाँ से आया, बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने दिया था या कौन किसके पिता कहलाते हैं। इन सारे मुद्दों पर मैंने डेमो क्लास के अंतर्गत चर्चा किया था। तो जो भी छात्र हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, मैं उन समस्त छात्रों से आग्रह करूंगा कि पहले आप मेरे बायोलॉजी का डेमो क्लास वाला वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, ताकि आपको अपने आने वाले कंपटीशन में बायोलॉजी के सिलेबस की जानकारी हो सके। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि यदि आप नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। तो आज आइए डेमो क्लास से हम आगे बढ़ेंगे और आज एक ऐसे चैप्टर को हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत जो चैप्टर अमूमन एग्जाम में जब आता है तो इससे टर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन से संबंधित क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। यानी वो टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र। पूरे बारीकी से और अच्छे ढंग से आज इस चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर में जो वर्ड आएंगे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा जब आप इत्मीनान से और सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और मेरा उद्देश्य भी है कि आपको अच्छी तरह से मैं चीज़ों को समझा सकूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहले यदि मैं आपसे ये पूछूं कि श्वसन तंत्र क्या है, तो मुझे लगता है कि आप यही जवाब देंगे और यही जवाब होगा भी। जो श्वसन में कार्य आते हैं उन सभी अंगों को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे यदि मानव को ही लिया जाए तो मानव सांस लेता है नाक से एयर पहुंचता है फिर विंड पाइप में और विंड पाइप से पहुंचता है लंग्स में। तो मानव का नोज, विंड पाइप और लंग्स ये तीनों अलग अलग ऑर्गेन हैं और इन तीनों ऑर्गेन ने चूंकि श्वसन में ही भाग लिया, इसलिए तीनों ऑर्गेन को हम सम्मिलित रूप से बना देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में हमको श्वसन में भाग लेने वाले समस्त अंगों के बारे में जानकारी हासिल करना है। तो आज हम एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि श्वसन कहते किसे हैं, श्वसन किसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब में से जितने भी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो यही जवाब दीजिएगा कि जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, अर्थात ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन। लेकिन ये एकदम बिल्कुल गलत है, ये आंसर सही नहीं है। ये उत्तर इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो आप CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, इसको हम श्वसन नहीं कहते, इसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस का लेना, सांस का छोड़ना, ये श्वासोच्छ्वास है। श्वसन क्या है, आइए हम उसको समझते हैं। तो मुझे बताइए, सबसे पहले आप सांस लेने का काम किससे करते हैं? नोज से करते हैं। और नोज से जब आप सांस लेते हैं तो सांस में क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। भूलकर भी ये नहीं कहेंगे कि CO2 लेते हैं, क्योंकि आपके नाक के अंदर कोई भी ऐसा फिल्टर यंत्र नहीं लगा है जो वायुमंडल में उपस्थित सारी गैसों में से केवल ऑक्सीजन को ही चुन ले और बाकी सबको रिजेक्ट कर दे। तो याद रखिएगा कि जब भी हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी गैसें हैं, जैसे आपको पता है नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, धूल कण भी है, जलवाष्प भी है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इन सारे पार्टिकल्स को हम लेते हैं तो हम एयर लेते हैं, ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम एयर लिए किसके द्वारा? नोज के द्वारा। अब ये नोज से एयर आगे बढ़ेगा और पहुंचेगा कहाँ? विंड पाइप में। ये पहुंचेगा विंड पाइप में, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में ट्रैकिया। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। और हिंदी में इसे ही कहते हैं श्वास नली या
वायु नली। तो एयर जो हमने नोज से लिया, वह नोज से लिया गया एयर अब पहुंचा विंड पाइप में, और विंड पाइप से यह एयर अब पहुंचेगा कहां? लंग्स में। देखिए मैं आपको श्वसन रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लंग्स में पहुंचा, लंग्स जिसे हम कहते हैं फेफड़ा, या इसी का एक और नाम है फुसफुस, इसी को हम कहते हैं फुफ्फुस। तो ये लंग्स में पहुंचा और लंग्स में भरा होता है बहुत अधिक ब्लड, क्योंकि इस लंग्स में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है जो ब्लड को लेकर यहां पर स्टोर की हुई रहती है। अब इस ब्लड कैपिलरीज के पास जैसे ही यह एयर पहुंचेगा तो इस एयर में से केवल ऑक्सीजन इस ब्लड के साथ क्या होगा? सॉल्युबल हो जाएगा, अर्थात उसमें जाकर मिल जाएगा। केवल एयर में से ऑक्सीजन गैस मिल पाएगा और बाकी सारी गैसें यहाँ फेफड़े से ही फिर क्या होती हैं? यह नाक से होते हुए वायुमंडल में आउट हो जाती है। तो फेफड़े तक तो पहुंचा, लेकिन फेफड़े में जब पहुंचा तो फेफड़े में जो ब्लड है उस ब्लड में वायुमंडल की इन गैसों में से केवल ऑक्सीजन ही मिल पाया और बाकी सारी गैसें इसी फेफड़े से होकर क्या होती है? बाहर हो जाती हैं। तो मुझे बताइए, यहीं पर ना ऑक्सीजन आकर मिला और यहीं से आपका बाकी जो बेकार चीज़ें हैं, जैसे खास करके CO2 मान लेते हैं, वो आउट हुआ। तो जहाँ पर ये ऑक्सीजन मिला या CO2 आउट हुआ, वही अंग हो गया उस जाति का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गेन। जैसे मानव का जो मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गेन है वह क्या है? लंग्स है। तो यहां पर देखिए, अब ये ऑक्सीजन जाकर ब्लड में क्या हो गया? मिल गया। और अब इस ब्लड में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? तो आपके पूरे बॉडी में जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों के सेल में भरा रहता है ग्लूकोज। पहले से ही विद्यमान क्या रहता है? वहां पर ग्लूकोज रहता है। जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। और इस ग्लूकोज को जलाने के लिए, इसको बर्न करने के लिए, इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक उस पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे सेलों के पास ग्लूकोज है C6H12O6, उस ग्लूकोज से जाकर मिलता है आपका ये ऑक्सीजन। और जैसे ही इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगा वैसे ही ग्लूकोज का बर्निंग शुरू हो जाएगा, इसका जलना शुरू हो जाएगा, यह ब्रेक डाउन होगा, तुरंत टूटेगा। और टूटने के साथ ही यह क्या बनाएगा? तो सबसे पहले गैस बनाएगा CO2 गैस, जिसका हमारे बॉडी में यूज नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। उसके साथ ही बनेगा H2O अर्थात जल। और जल की चूंकि हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, इसलिए जल का हमारे शरीर के अंदर ही अवशोषण हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बनेगा ऊर्जा, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनेगा। और ये ऊर्जा हमारे बॉडी में जो सेल हैं उन सेलों में यह ATP के रूप में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ATP के रूप में हमारी जो है सेलों में स्टोर होगा। और ये सेल के किस पार्ट में जाकर स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये एनर्जी बना और एनर्जी जो है किस फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर स्टोर हुआ? तो यह ATP के रूप में स्टोर हुआ। और यहां पर टोटल जो है कितने मॉलिक्यूल एनर्जी बनेगा? तो यहां पर टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। इस संपूर्ण प्रोसेस को ध्यान से समझिए। नोज से एयर का लेना, इस एयर का विंड पाइप होते हुए लंग्स में पहुंचना, इस लंग्स में उपस्थित ब्लड में केवल ऑक्सीजन का सॉल्युबल होना, इस ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना, इसको जलाना, इसको बर्न करना, इसका ब्रेक डाउन करना, और उस ब्रेक डाउन से CO2 गैस का बनना, H2O का बनना, तथा साथ ही साथ एनर्जी ATP के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होना। इस संपूर्ण प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इस संपूर्ण प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इस संपूर्ण प्रोसेस को कहा जाता है श्वसन। तो अब कोई पूछेगा कि श्वसन क्या है, तो आप ये नहीं कहिएगा कि सांस लेना और छोड़ना, हम ये कहेंगे
कि एयर का नाक से लेना, इस एयर का विंड पाइप होते हुए लंग्स में पहुंचना, उस एयर में से केवल ऑक्सीजन का ब्लड में सॉल्युबल होना, उस ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना, उसका ऑक्सीडेशन करना, और उस ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप एनर्जी का बनना, एटीपी के रूप में स्टोर होना। इस संपूर्ण प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, इसको हम कहते हैं श्वसन। अब आइए देखते हैं कि श्वसन कितने टाइप का होता है। श्वसन कितने टाइप का होता है? श्वसन होता है 2 टाइप का। श्वसन 2 टाइप का होता है, और 2 टाइप के श्वसन कौन कौन से होते हैं आइए हम दोनों को देखें। 2 टाइप का जो श्वसन होता है उसमें एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया ऑक्सी श्वसन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया अनॉक्सी श्वसन। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन अर्थात ऑक्सी श्वसन। तो इसमें ऑक्सीजन क्या रहेगा? उपस्थित रहेगा। O2 इसमें उपस्थित होता है, यानी यह ऑक्सी श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये बिना ऑक्सीजन के होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो इसको हम कहेंगे अनॉक्सी श्वसन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें O2 क्या होता है? अनुपस्थित होता है, ऑब्सेंस होता है, मौजूद नहीं होता है। अब जब यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो मैंने इसके जस्ट पहले बताया कि ये ग्लूकोज का क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, ये C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया। इस ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करने का काम करेगा ऑक्सीजन, और जैसे ही इसको बर्न करेगा, जैसे ही इसको जलाएगा, तो इसको जलाने से क्या बनेगा? तो सबसे पहले बनेगा CO2 जिसका यूज नहीं है शरीर से, क्या हो जाएगा? बाहर होगा। उसके बाद बनेगा H2O, यूज है शरीर के अंदर तो अवशोषित हो जाएगा, और साथ ही साथ ऊर्जा ATP के रूप में ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा? स्टोर होगा। और इसके माध्यम से टोटल कितना मॉलिक्यूल तैयार होगा? 38 ATP मॉलिक्यूल तैयार होगा। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के रूप में 38 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। बहुत ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन ये कब होगा? जब ये क्रिया किसके परिणाम स्वरूप होता है जी? तो ऑक्सीजन के द्वारा होता है। जब ऑक्सीजन रहेगा तो इस प्रक्रिया में इतना जो है आपको एनर्जी तैयार होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर जो ग्लूकोज है ये धीरे धीरे स्वयं ही अपने आप बर्न होगा, हल्का हल्का मंद गति से स्वतः ही जलेगा। चूंकि इसमें ऑक्सीजन है नहीं तो इस परिणाम स्वरूप देखिए क्या क्या बनेगा। इससे बनेगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसमें बनेगा लैक्टिक एसिड, इससे बनेगा मेथेनोइक एसिड। अब आप इस तीनों का नाम सुने होंगे। एथेनोइक एसिड यानी हो गया एसिटिक अम्ल। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछाते हैं कि सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसे ही हम कहते हैं एथेनोइक एसिड। उसी प्रकार से लैक्टिक अम्ल का भी नाम सुने होंगे। लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में उस समय रिलीज होता है जब ऑक्सीजन की
अनुपस्थिति हो जाती है, ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, तो उस समय यह ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। और जब ये ग्लूकोज टूटेगा तो टूटते समय जो है क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और जब ज़्यादा ये बनेगा तो उस परिस्थिति में हमारी मांसपेशियों में अकड़न उत्पन्न हो जाएगा, जिससे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो ये लैक्टिक एसिड के जमाव के चलते होता है। उसी प्रकार से देखिए एक है आपका मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड जो है ये क्या है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। आप सुने होंगे जो लाल चींटियाँ होती हैं या जो शहद देने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं या जो बिच्छू होती हैं, उन सब में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसके काटने के चलते काफ़ी तेज जलन होती है। तो ये आपको एथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड और मेथेनोइक एसिड बनेगा। अर्थात हम इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, तीनों को लेकर इल्म। इल्म अगर हम याद करते हैं तो इल्म का मतलब होता है आपको एक प्रकार का नॉलेज, आप किसी कार्य को कर सकते हैं, आपके अंदर ये इल्म है करने का। तो इल्म जब याद करेंगे तो ई से इथेनोइक एसिड, ल से हो गया लैक्टिक एसिड और एम से हो गया मेथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर ये तीन जो है एसिड बने और तीन एसिड के साथ साथ और क्या बना, CO2 बनेगा। और CO2 के साथ साथ आपका एनर्जी के रूप में क्या मिलेगा, तो ATP के रूप में स्टोर होगा ऊर्जा। लेकिन ये कितना मॉलिक्यूल तैयार होगा, मात्र 2 मॉलिक्यूल तैयार होगा। तो जब भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, उस परिस्थिति में ऊर्जा बहुत कम उत्पन्न होती है और मात्र कितना ATP मॉलिक्यूल तैयार होता है, 2 ATP मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो अब सवाल उठता है कि ज़्यादा एनर्जी किससे मिल रहा है हमको, एरोबिक रेस्पिरेशन से कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से। सबसे अधिक मिल रहा है हमको किससे, एरोबिक रेस्पिरेशन से। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कहूँ कि किन किन जीवों में होता है, तो याद रखिएगा जो एनिमल है उस एनिमल के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अतिरिक्त जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स, उस ह्यूमन बीइंग्स में भी कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और साथ ही साथ मैं बात करूं कि जो रेपेटाइल्स होते हैं, रेपेटाइल्स जो होते हैं, इस रेपेटाइल्स में या जिसको हम कहते हैं सरीसृप, जो जीव रेंग कर चलते हैं, उन जीवों में भी एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, तो याद रखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट। तो ये एक कोशिकीय जीवों में किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के अंदर भी यही रेस्पिरेशन होता है। अगर मैं बात करूं वायरस, तो वायरस अर्थात विषाणु, विषाणु में भी कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यदि मैं बात करूं फंगी, फंगी अर्थात कवक, तो कवक में भी कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बात बताया कि श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन न रहे तो यह प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, अनॉक्सी श्वसन होगा। लेकिन जब ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पर ग्लूकोज जब टूटेगा तो उससे एनर्जी अधिक बनेगा और टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में स्टोर होगा ऊर्जा के रूप में। लेकिन जब ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो यहाँ पर जो है ATP का मात्र 2 मॉलिक्यूल मिलेगा, यानी बहुत ही कम ऊर्जा बनेगा। तो किस में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगला सवाल क्या पूछा जाएगा आपके कंपटीशनों में कि किस जीव का कौन सा मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब हो गया कि कहां पर ऑक्सीजन और CO2 जो है एक्सचेंज होता है, तो उसी को हम मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि मानव में ये काम कहां पर होता है, लंग्स में, इसलिए मानव का मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, लंग्स है। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनका अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है
और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेढक का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तिलचट्टे का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। तो आइए हम एक एक करके कुछ जीवों के बारे में जानकारी हासिल करें कि किसका कौन सा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि मानव का जो मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होता है आपको लंग्स। लेकिन अभी इधर देखिएगा तो जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जमीन पर रहने वाला मेढक सांस किससे लेता है, उसका मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। तो आइए हम एक एक करके सबके बारे में जानें। सबसे पहले हम जानते हैं लंग्स, किस किस जीव का लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगर लंग्स की बात करें तो जो एनिमल होते हैं, एनिमल उसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है। उसी तरह से हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसका भी मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, लंग्स होता है, फेफड़ा होता है। अगर मैं बात करूं लिजार्ड, लिजार्ड अर्थात छिपकली, जो छिपकली होती है उसका मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, लंग्स होता है। यहां पर ये फेफड़ा हो गया मुख्य श्वसन अंग। अब देखिए किन जीवों का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है गिल्स के बारे में। गिल्स जिसको हम कहते हैं गलफड़ा, गलफड़ा। तो गिल्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका होता है, गिल्स होता है फिश का। मछलियां सांस किससे लेती है, गिल्स से सांस लेती है। इसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, गिल्स होता है। अगर मैं बात करूं स्किन, स्किन अर्थात चमड़ा, स्किन किस जीव का मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। अगर मैं स्किन की बात करूं तो इसमें आएगा आपको अर्थवर्म। अर्थवर्म समझते हैं आप, केचुआ जिसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं। तो केचुआ सांस किससे लेता है, स्किन से सांस लेता है। और इसी में एक और एग्जाम्पल हम ले लेंगे फ्रॉग। फ्रॉग अर्थात क्या हो गया यहाँ पर, मेढक। तो मेढक ये सांस किससे लेता है, चमड़े से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। लेकिन ये स्किन से कब सांस लेगा, जब इन वाटर, यानी ये जब जल में रहता है। तो जल में रहते समय मेढक का मुख्य श्वसन अंग कौन होता है, स्किन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब यह जमीन पर होगा तो जमीन पर होते समय इसका मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। अर्थात हम लंग्स के में लिख लेंगे कि इसमें आपका एक फ्रॉग भी आ जाएगा। लेकिन ये जो फ्रॉग होगा ये किस पर, ऑन अर्थ, जब जमीन पर होगा तो उसका मुख्य श्वसन अंग हो जाएगा फेफड़ा। और जब यह पानी के अंदर होगा तो इसका मुख्य श्वसन हो जाएगा अंग स्किन। उसके बाद देखें एस्टोमेटा। एस्टोमेटा का नाम सुने होंगे आप, एस्टोमेटा जिसको हम हिंदी में कहते हैं वात्र रंध्र। ये एस्टोमेटा होता किस में है, तो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होता है उसमें एस्टोमेटा होता है। बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जो है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी कि बाहर निकलने का काम या अंदर होने का काम होता है। तो एस्टोमेटा जो है ये किसका मुख्य श्वसन अंग हो गया, तो ये हो जाता है प्लांट का। यानी पौधे जो है का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, एस्टोमेटा होता है। एस्टोमेटा होता किस में है, पत्तियों में होता है। इसके अलावे भी अगर मैं बात करूं तो आपके ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो छाल से भी कुछ हद तक श्वसन करते हैं, तना से श्वसन करने का कार्य करते हैं, कुछ हद तक जड़ों से भी करने का काम करते हैं। लेकिन मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसका कौन सा हो जाता है, एस्टोमेटा, जो कहाँ पर मौजूद होता है, पत्तियों में। इसका ये हो गया। उसके बाद देखिए ट्रैकियल ट्यूब। ये ट्रैकियल ट्यूब जिसको हम कहते हैं श्वास नली, श्वास नली। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मुख्य रेस्पिरेटरी अंग अपना ट्रैकियल ट्यूब को बनाए हुए हैं। यानी कुछ जीवों का मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकियल ट्यूब होता है, श्वास नली होता है। इसमें कौन आता है, तो इसमें आता है इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट समझते हैं आप, कीड़े मकोड़े। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन कीड़े मकोड़ों का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? ट्रैकियल ट्यूब होता है। इसके अतिरिक्त इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वह कौन सा है? कॉकरोच। कॉकरोच यानी तिलचट्टा। तो तिलचट्टा किससे सांस लेता है? तिलचट्टा सांस लेता है ट्रैकियल ट्यूब से। ये ट्रैकियल ट्यूब से सांस लेता है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस को ही अपना मुख्य श्वसन अंग बना लिए हैं। और इसमें मैं बात करूं तो इसमें आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव सांस किससे लेते हैं? अपने बाहरी आवरण से, जो उनके शरीर का जो बाहरी सतह है उसी से वो सांस लेते हैं। इसी में आते हैं आपके बैक्टीरिया भी, इसी में आते हैं वायरस भी, इसी में आते हैं फंगी अर्थात कवक भी। तो ये सब जो है अपनी बॉडी के, अपने शरीर के सरफेस एरिया से ही सांस लेते हैं। तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि कौन सा जीव किससे सांस मुख्य रूप से लेता है, उसका मुख्य रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में अब आ गया होगा। अब आइए देखते हैं, हम बात करेंगे ह्यूमन के बारे में, मानव के बारे में। हमारी जो बात होने वाली है वह मानव के बारे में होने वाली है कि मानव का जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन सा है? फेफड़ा। लेकिन इन फेफड़ों के अलावे मानव में श्वसन अंग कुछ और होते हैं। फेफड़ा तो मेन हो गया, लेकिन इसके अलावे नोज होता है, विंड पाइप होता है, और विंड पाइप के साथ साथ आपका फेफड़ा भी होता है। तो हमको इन तीनों ऑर्गन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तीनों के फंक्शन को जानना पड़ेगा। चूँकि इस लेसन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर टर्म से क्वेश्चन आते हैं, अधिक आपके स्ट्रक्चर बेस से क्वेश्चन इसमें अधिक पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नोजल वाटर क्या है, सेलिया क्या है, ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है, लैरिक्स क्या होता है, फेरिक्स क्या होता है। इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करें। हम लोगों का जो है श्वसन अंग की शुरुआत किससे होती है? नोज से होती है। नोज अर्थात नाक। अब देखिए, नाक से हम क्या कार्य करते हैं? तो एयर को हम इन करते हैं, एयर को लेते हैं और CO2 को क्या कर देते हैं? यहाँ से आउट कर देते हैं। और ये जहाँ से एयर इन करता है या CO2 आउट होता है, इसको बायोलॉजी की भाषा में हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स। इसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। इसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। यानी नोस्ट्रिल्स वो पार्ट हो गया जहाँ से हमने एयर लिया और CO2 को क्या कर दिया? आउट कर दिया। इसी नोज में होता है नोजल हेयर। नोज के अंतर्गत क्या होता है जी? नोजल हेयर होता है। नोजल हेयर जिसको हम कहते हैं नाक के बाल। अब इस नाक के बाल का क्या यूज है? तो जब हम सांस लेते हैं, जब एयर लेते हैं, तो उस एयर में धूल कण भी होते हैं, उसमें धूल कण के बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं। जब वो पार्टिकल्स हमारे फेफड़ों के अंदर जाएंगे तो फेफड़ों के अंदर जाकर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देंगे। तो इस बड़े पार्टिकल्स को बाहर ही रुकना ज़रूरी है, और इस बड़े पार्टिकल्स को बाहर रुकने का काम करता है नाक का बाल। तो इस नोजल हेयर को हम बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? सीलिया। इसको हम कहते हैं सीलिया। और इस नोजल हेयर का काम क्या हो गया? तो यह कार्य करता है एज ए फिल्टर। एज ए फिल्टर अर्थात इसने फिल्ट्रेशन का काम एक प्रकार से कर दिया। बड़े पार्टिकल्स को रोक दिया और सिर्फ छोटे पार्टिकल्स को ही अंदर जाने दिया। लेकिन किसी कारण से अगर कोई बड़ा पार्टिकल्स अंदर चला जाए तो तुरंत नाकों के अंदर जो है रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो है नाक से नोजल वाटर निकलना शुरू हो जाता है। तो नोजल वाटर निकलना शुरू होगा, और जो नोजल वाटर निकलता है इसको हम कहते हैं नाक का पानी। बायोलॉजी की भाषा में इसको कहते हैं म्यूकस। इसको क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। तो जब ये म्यूकस निकलेगा तो उस बड़े पार्टिकल्स को वो क्या करेगा?
वहीं से उसको बाहर कर देगा, नोजल वाटर के माध्यम से उसको बाहर कर देगा। तो यहाँ पर नोज में जो हमारा काम हुआ वह यहाँ पर देखिए कौन सा काम हुआ, एयर को इन CO2 को आउट नोट्रिल्स के माध्यम से। उसके बाद नोजल हेयर्स जिसको हम सिलिया कहते हैं एज ए फिल्टर काम किया। इसने क्या किया, बड़े पार्टिकल्स को रोकने का काम किया, छोटे पार्टिकल्स को ही केवल अंदर जाने देता है। लेकिन किसी कारण से अगर बड़ा पार्टिकल्स अंदर चला जाता है तो अब नोजल वाटर निकलना शुरू होगा, और जब ये रिलीज होगा तो उस परिस्थिति में जो है क्या होगा, ये बड़े पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। नोजल वाटर को बायोलॉजी की भाषा में हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। अब नोज से एयर आगे पहुंचेगा, और जब यहां से आगे पहुंचेगा तो पहुंचेगा फेरिक्स वाले भाग में, फेरिक्स में पहुंचेगा। फेरिक्स जिसे हम कहते हैं ग्रसनी। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले नोज में एयर आया, अब नोज से कहां पहुंचा, फेरिक्स में। फेरिक्स क्या है, देखिए ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर मैंने एक बनाया। अब देखिए यहां जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर में देखिए ये है आपका माउथ, ये माउथ हो गया, ये है आपका नोज। अब इस नोज से अंदर क्या आ रहा है, एयर। नोज से एयर अंदर आ रहा है, और माउथ से क्या आ रहा है, अंदर फूड आ रहा है। तो नोज से जो एयर अंदर आता है वो किससे आता है, विंड पाइप से आता है, ये आता है विंड पाइप से। और जो माउथ से भोजन अंदर जाता है वो किससे आता है, ये जाता है फूड पाइप से, ये फूड पाइप से आता है। तो यहाँ पर माउथ से लिया गया भोजन फूड पाइप के माध्यम से आगे बढ़ेगा, और नोज से लिया गया एयर विंड पाइप के माध्यम से आगे बढ़ेगा, और ये फूड पाइप और विंड पाइप दोनों जाकर एक जगह मिलेंगे, और जिस स्थान पर ये मिलते हैं उसी को हम कहते हैं फेरिक्स अर्थात ग्रसनी। तो याद रखेंगे, फूड पाइप और विंड पाइप का मिलन स्थल जहां पे दोनों जाकर मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फेरिक्स कहते हैं। अब आइए फेरिक्स से हम आगे बढ़ें। फेरिक्स से जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस क्या है, इस हम एपिग्लोटिस को देखिए क्या कहेंगे। ये एपिग्लोटिस जो आएगा इसको हम कहते हैं घाटी का ढक्कन, घाटी का ढक्कन। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने देखा यहां पर ये फूड पाइप और ये आया विंड पाइप, और दोनों आकर एक जगह क्या हो गया, मिल गया। माउथ से जो भोजन आया वो यहां पर आया, और विंड पाइप से जो एयर आया वो यहाँ पर आकर मिला। दोनों जहाँ पर मिले वो तो हो गया आपको फेरिक्स, और दोनों जब मिलकर यहाँ से जब डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी इधर वाले में फूड रहेगा और इधर वाले पार्ट में आपका ये हवा रहेगा, तो एयर रहेगा। तो अब देखिएगा इसमें क्या होगा, यहाँ पर जब दोनों ये पार्ट्स आकर मिलते हैं, ये वाले पार्ट को यहाँ पर देखें ध्यान से, अलग अलग मैं बना रहा हूँ। ये हो गया आपका विंड पाइप, विंड पाइप, और ये हो गया आपका फूड पाइप, फूड पाइप। तो विंड पाइप और फूड पाइप, इसमें आपका आ रहा है ये माउथ से, और ये एयर आ रहा है यहां से नोज से। माउथ से लिया गया भोजन आगे बढ़ेगा, किस में पहुंचेगा, ये पहुंचेगा एस्टोमक में, एस्टोमक में। और नोज से लिया गया एयर ये कहाँ पहुँचेगा, तो ये पहुँचेगा लंग्स में, ये पहुँचेगा लंग्स में। तो यहाँ पर जहाँ पर ये फूड पाइप और विंड पाइप अलग अलग होते हैं, जहाँ से दोनों कार्य अलग अलग करना शुरू करते हैं, उसी दोनों पाइपों के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है जो एज ए स्विच काम करता है। ये एज ए स्विच काम करता है, और एज ए स्विच कैसे काम करता है, तो जब हम भोजन करते हैं तो ये ढक्कन अधिक झुक जाता है विंड पाइप के तरफ, ऐसे झुक जाएगा, ये अधिक झुक जाएगा विंड पाइप के तरफ। उसी प्रकार से जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं तो उस परिस्थिति में अधिक झुक जाता है किधर,
फूड पाइप की तरफ। तो जब ये फूड पाइप की तरफ झुक जाएगा तो आराम से जो है हवा अंदर की ओर जाएगा और कहाँ तक पहुँचेगा, लंग्स तक पहुँचेगा। लेकिन जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो उस परिस्थिति में इसका झुकाव अधिक किधर होगा, ये अधिक होगा विंड पाइप की तरफ, ये इधर से हट जाता है। तो उस परिस्थिति में भोजन आराम से कहाँ पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम भोजन करते समय सांस बिल्कुल नहीं ले पाएंगे? अगर ये पूरी तरह से विंड पाइप की तरह ही झुक गया है, विंड पाइप की तरफ झुक गया है, तो इसका मतलब कि क्या एयर अंदर नहीं आएगा? नहीं, एयर तब भी अंदर आएगा, एयर अंदर आता है। लेकिन वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि भोजन के कण जो हैं वो फूड पाइप से विंड पाइप की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसको कवर कर लेता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति खाना खाते समय जोर जोर से बोलता है या हंसता है, या यूँ कहा जाए कि उसको काफ़ी तेज जो है खांसी आ जाती है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि इस एपिग्लोटिस यानी कि ढक्कन पर दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने के चलते ढक्कन ऊपर उठ जाता है। और जब ऊपर उठेगा तो इसमें का भोजन चला जाएगा सीधे किसमें, विंड पाइप में। और जैसे ही भोजन विंड पाइप में जाएगा यह एयर को कुछ हद तक ब्लॉक करेगा, और जब ब्लॉक करेगा तो व्यक्ति को तेज सरकता है। और इस परिस्थिति में यदि ब्लॉकेज ज़्यादा हो गया तो मालूम चलेगा कि एयर के अवरुद्ध हो जाने के चलते व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ गया। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है इस प्रकार की स्थिति होती रहती है। तो हमें खाते समय बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो यहाँ पर ये ढक्कन एज ए स्विच काम किया, खाते समय जो है विंड पाइप की तरफ गया, और जब खाना नहीं खाते हैं तो ये फूड पाइप की तरफ हो गया। इसी ढक्कन को हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। इसी को हम कहते हैं घाटी का ढक्कन, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस किसके बाद होता है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ना, ये हो गया फेरिक्स। फेरिक्स के जस्ट नीचे होता है, ये जस्ट नीचे होता है, क्योंकि यहाँ से ये दोनों पाइप अलग हो रहे हैं, और दोनों अलग हो रहे हैं तो यहाँ पर दोनों का काम है कि भोजन तो भाई यहाँ तक आ गया। अगर ये नहीं रहेगा ढक्कन तो मालूम चलेगा कि कभी फूड पाइप में गया और कभी विंड पाइप में भोजन गया। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग जाते हैं। अब देखिए एपिग्लोटिस के आगे, एपिग्लोटिस के आगे क्या होता है। अब मुझे फूड पाइप के बारे में तो यहाँ पढ़ना नहीं है, क्योंकि फूड पाइप हमको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमें पढ़ना है यहाँ पर विंड पाइप के बारे में। तो ये रहा विंड पाइप, देखिए ये विंड पाइप हो गया। अब इस विंड पाइप के ऊपर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ जब दोनों पाइप जब होते थे तो यहाँ पर क्या होता था जी, एपिग्लोटिस। लेकिन मैं अभी इस पाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बात कर रहा हूँ किसकी, विंड पाइप की। मैं केवल विंड पाइप की बात कर रहा हूं। इस विंड पाइप पर यहां पर एक यंत्र होता है, यहां पर एक यंत्र होता है, और इस यंत्र को हम कहते हैं लैरिक्स। इस यंत्र को हम क्या कहते हैं, लैरिक्स। ये लैरिक्स है। अब ये लैरिक्स क्या है, तो लैरिक्स क्या होता है, इस लैरिक्स के अंदर होता है वोकल कॉर्ड्स। इसके अंदर होता है वोकल कॉर्ड्स, जिसको हम कहते हैं स्वर रज्जु। और ये बिल्कुल पतला मांसपेशी का एक झिल्ली होता है, बहुत ही पतला मांसपेशी का झिल्ली होता है, जो हवा के साथ ये वाइब्रेट करता है, और हवा के साथ वाइब्रेट करके यह क्या उत्पन्न करता है, साउंड उत्पन्न करता है। तो यहाँ से साउंड उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसको जो है लैरिक्स को साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं। यह जो है वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर होता है, और इस वोकल कॉर्ड्स की अगर बनावट के बारे में देखी जाए तो यह काफ़ी पतला मांसपेशी का झिल्ली होता है, जो हवा के साथ यह वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करके आवाज़ उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। इसलिए हम इस लैरिक्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे शरीर में स्वर यंत्र कौन सा अंग कहलाएगा, स्वर यंत्र क्या कहलाता है, लैरिक्स कहलाता है। ये लैरिक्स कहलाता है, इसी को हम कहते हैं साउंड बॉक्स, जो किस पर होता है, विंड पाइप पर होता है। अब इस लैरिक्स के ऊपर एक और पतली महीन झिल्ली होती है मांसपेशी की, बहुत ही पतली महीन झिल्ली होती है, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज
इसको कहते हैं कार्टिलेज, जिसको हिंदी में कहते हैं हम उपास्थि, इसको कहते हैं उपास्थि। और याद रखिएगा, इट इज ओनली फाउंड मेल, यह केवल मेल में होता है। ये जो कार्टिलेज होता है लैरिक्स के ऊपर जो एकदम पतला महीन झिल्ली होता है, कार्टिलेज को कहते हैं, यह केवल मेल में पाया जाता है, यह महिलाओं में नहीं पाया जाता है, यह महिलाओं में नहीं पाता है। और इसी कार्टिलेज को हम बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। तो कार्टिलेज का काम क्या है? इस कार्टिलेज का काम है कि जो यहां से साउंड उत्पन्न हुआ, तो साउंड उत्पन्न होने के बाद से तो बाहर एक झिल्ली लगा हुआ है, जब ये झिल्ली लगा हुआ है तो इस साउंड को कुछ हद तक यहाँ पर रोकेगा और उससे आवाज़ क्या होता है, भारी होता है। तो देखिएगा जनरली जो है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का आवाज़ क्या होता है, भारी होता है। और ये इसलिए भारी होता है क्योंकि इस लैरिक्स के ऊपर, इस साउंड बॉक्स के ऊपर, इस स्वर यंत्र के ऊपर जो कार्टिलेज होता है, जो उपास्थि होता है, और यह उपास्थि केवल मेल में होता है, इसके चलते मेल का आवाज़ भारी होता है। अब देखिएगा इसी लैरिक्स पर एक छोटा सा और भी यंत्र होता है जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। तो ये ग्लोटिस क्या करता है, ये लैरिक्स के ऊपर जो ग्लोटिस होता है इसका काम क्या है, तो जो भी साउंड बना उस साउंड को यह बाहर निकालने का काम करता है। इस ग्लोटिस के द्वारा ये साउंड क्या होता है, बाहर होता है, और जो एयर होता है उस एयर को यह अंदर करता है, यानी एयर को इन करना और साउंड को बाहर की ओर निकालना। एयर की ज़रूरत कहाँ है, अंदर की ओर, ताकि यह विंड पाइप से होते हुए कहाँ पहुँचे, लंग्स में पहुँचे। लेकिन जो साउंड उत्पन्न हुआ लैरिक्स से, उस साउंड को कहाँ निकालना होता है, बाहर निकालना होता है। तो साउंड को बाहर निकालने का काम कराएगा कौन सा यंत्र, ग्लोटिस। एयर को अंदर लाने का काम कौन सा करेगा, ये भी काम करेगा ग्लोटिस। तो यहाँ तक मैंने आपको बातों को समझा दिया है। अब अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि विंड पाइप से जब आगे पहुँचेगा यह एयर लंग्स में, तो लंग्स में किस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया है उसको एक दो बार वीडियो को आप देख करके अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ लें, ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी न होने पाए। तो फिर हम मिलेंगे, इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।